तो हम लोग करंट पढ़ रहे थे और पिछले क्लास में हम लोग उस थ्योरी देखे थे एमीटर और वोल्ट मीटर का। तो आज हम लोग थोड़ा सा सवाल को देखेंगे, कुछ करंट से रिलेटेड, रेजिस्टेंस से रिलेटेड, और वो सब सवाल को हम लोग अभी बनाने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ सवाल से। द अमाउंट ऑफ charge passed in time t through a cross section of a wire is qt is equal to at square plus bt plus c। ठीक है, चलिए पहला निकालना क्या है। राइट द dimensional formula for A, B and C। उसके बाद if the numerical value of A, B and C are 5, 3 and 1 respectively in SI unit, find the value of the current at t is equal to 5 सेकेंड। चलिए एक और क्वेश्चन को पढ़ दिया जाए। The amount of charge passed in time t through a cross section of a wire is qt is equal to at square plus bt plus c। ठीक है, a में बोल रहा है राइट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ a, b एंड c। ठीक है, a, b एंड c का डायमेंशन फार्मूला निकालने का है। if the dimension formula of a, b, c, if the numerical value of a, b and c are 5, 3 and 1 respectively in SI units। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू 5, 3 एंड 1 है SI यूनिट्स में। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। चलिए देखते हैं सवाल में क्या है। देखिए ये QT दिया हुआ है, तो एक्चुअली QT के साथ T मल्टीप्लाई नहीं है। Q जो है चार्ज, वो एक्चुअली में क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है। ये QT का मतलब यही हुआ। ठीक है, तो Q क्या है, चार्ज है T टाइम पे, और उसका जो वैल्यू रहेगा चार्ज का वो क्या रहेगा, at स्क्वायर प्लस bt प्लस c। तो चलिए इसको लिखते हैं ऐसे, QT को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, at स्क्वायर प्लस bt और प्लस c, ऐसा हुआ। अब क्या है कि आपको निकालने का है डायमेंशन फार्मूला ऑफ a, b एंड c। ठीक है, अच्छा डायमेंशन फार्मूला a, b और c का निकालने का है, तो एक चीज़ पहले ये देखिए, जो Q का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वही at स्क्वायर का भी होगा, ये भी bt का भी होगा, यही c का भी होगा।
यानी कि Q का डायमेंशन फॉर्मूला मान लीजिए कि Q है आपका कूलम में, तो ये पूरा चीज़ कूलम में, ये भी पूरा कूलम में, ये भी पूरा कूलम में, तभी ना कूलम कूलम जुड़ के कुछ कूलम का वैल्यू दिया होगा। ऐसा थोड़ी है कि ये कूलम में होगा, ये मीटर पर सेकंड में होगा, ये सेंटीमीटर पर सेकंड में होगा, सबका यूनिट सबका सेम होना है, ठीक है। तो यानी कि इसका जो भी डायमेंशन होगा वही इसका, वही इसका, वही इसका होना है, ठीक है। अब देखिए कि Q जो हो गया, चार्ज जो होता है, करंट जो होता है, करंट होता है चार्ज बाय टाइम होता है। करंट क्या होता है? चार्ज बाय टाइम, ठीक है। चार्ज बाय टाइम, ये चार्ज के बारे में बोल रहा है। चार्ज क्या हो जाएगा? करंट इंटू टाइम, हाँ, करंट इंटू टाइम हो जाएगा ना। अच्छा, करंट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? I, और टाइम के लिए T, ठीक है, यही ना लिखते हैं। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना हो चार्ज का, इसको हम लोग Q मान लीजिए कहते हैं, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया? IT, I फॉर करंट, T फॉर टाइम। तो Q का हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल चुके हैं। Q का डायमेंशन फॉर्मूला AT स्क्वायर का भी डायमेंशन फॉर्मूला होने वाला है, तो इसको हम लोग लिखते हैं। तो AT स्क्वायर है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी IT। अच्छा, अब क्या है, हमको निकालना का A का निकालना है, तो A हम यहाँ अंदर रहने देते हैं, तो IT इधर आ जाएगा, और नीचे टाइम का स्क्वायर, तो टाइम का स्क्वायर यानी T का स्क्वायर होगा, तो ये क्या हो जाएगा? IT 1 - 2, यानी कि IT टू द पावर -1, यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला जो A का निकला वो IT टू द पावर -1 हो गया, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला इसका हो गया I2 टू द पावर -1। चलिए ठीक है, इसको देख ले रहे हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। अब हो गया A का निकाल लिए हम लोग अभी, ठीक है। अब हमको किसका निकालने का है? B का निकालना है, ठीक है। तो चलिए B का निकाला जाए। तो BT का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा क्या होगा? वही IT, B का डायमेंशन फॉर्मूला, तो IT बाई T यानी कि I, यानी कि B का डायमेंशन फॉर्मूला I आ गया। समझ में आ रहा है बात? B का डायमेंशन फॉर्मूला भी हम लोग निकाल लिए। C का निकाला जाए। C का डायमेंशन फॉर्मूला तो डायरेक्टली हो जाएगा IT, यानी कि एक ठो ये B का, ये C का, ये तीनों निकल गया डायमेंशनल फॉर्मूला A, B एंड C। ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा पार्ट में। If the numerical value of A, B and C are 5, 3 and 1 respectively, यानी कि A, B and C का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है? 5, 3 and 1 respectively in SI unit. Find the value of current at T is equal to 5 सेकेंड। ठीक है, करंट का वैल्यू बताने के लिए बोल रहा है। T इज इक्वल टू 5 सेकेंड, उसके लिए दिया हुआ है ABC का वैल्यू, लेकिन यहाँ तो चार्ज है, यहाँ तो करंट है नहीं, चार्ज है, करंट नहीं है। और निकालने के लिए किसका दे दिया है? वैल्यू ऑफ करंट एट टाइम 5 सेकंड पे दिया है। तो चार्ज से करंट तो निकलता है ना, dq/dt कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? करंट ही ना निकलता है। चार्ज पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू करंट। तो ये वाला चीज को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट आप लोगों को पता होगा, डिफ्रेंशिएट कर देने से हमारा क्या होगा कि ये जो चीज होगा वो करंट बन जाएगा। फिर ये पूरा चीज भी डिफ्रेंशिएट होगा। इसको dt के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये पूरा चीज dt के रेस्पेक्ट में हम करेंगे। लिखते हैं, इसको लिखिए और इसको अच्छा रहने देते हैं और इधर साइड में हम लिख देते हैं। मेरे पास क्या है? Q इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT प्लस
सी। ठीक है, अब क्या है, करंट का निकालना है ना, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई, यही ना होगा। तो डी ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस डी टी प्लस सी बाई डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑफ ए टी स्क्वायर बाई डी टी प्लस डी ऑफ बी टी बाई डी टी प्लस डी ऑफ सी बाई डी टी। ठीक है, अब देखिए ए यहाँ बाहर निकल गया, ए जब बाहर निकल गया तो डी टी स्क्वायर बाई डी टी, बी बाहर निकल गया, सॉरी इसका प्लस होगा इधर, डी टी बाई डी टी। अच्छा डी कांस्टेंट है, इसका जब वैल्यू टी टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो हो गया ना। आई डी क्यू बाई डी टी क्या था, आई था, आई का वैल्यू आया ए और डी टी स्क्वायर का टू टी, तो टू ए टी। अब बी डी टी बाई डी टी एक यानी कि बी, ये आई का वैल्यू आ गया आपके पास, करंट का वैल्यू। हाँ, अब क्या कह रहा है इसको देखा जाए। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी आर 5, 3 एंड 1। ठीक है, तो ए बी और सी का वैल्यू 5, 3 एंड 1 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, तो चलिए करंट का वैल्यू आपको निकालना है 5 सेकेंड पे। तो 2 ए का वैल्यू कितना डालें, 5, और टी का वैल्यू कितना डालें, टी है ना, टी 10 सेकंड 5 सेकंड में दे रहा है, तो टी का वैल्यू 5 डाल दिए, प्लस बी का वैल्यू कितना है 3। सब एसआई में है, पहले भी एसआई में था, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 25, 50, 53 एम्पेयर। आई का वैल्यू कितना लाए हम लोग 53 एम्पेयर। चलिए इसको देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, अब इसको मिटाएंगे हम। An electron gun emits 2 into 10 to the power 16 electron per second. What electric current does this correspond to? Does this correspond to? इलेक्ट्रिक गन इमिट्स इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, व्हाट इलेक्ट्रिक करंट डज दिस कॉरेस्पॉन्ड टू। तो ये तो बड़ा आसान है, इलेक्ट्रिक गन इतना इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को कितना चार्ज होता है उतना चार्ज पर सेकंड निकल रहा है, और वही इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। तो लिखते हैं इसमें चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। चार्ज ऑफ 2 into 10 to the power 16 इलेक्ट्रॉन, तो 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 गुना 10 to the power 16 कूलम। चार्ज ऑफ इतना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3.2 into 10 to the power minus 3 कूलम। ठीक है, तो व्हाट इलेक्ट्रिक करंट डज दिस कॉरेस्पॉन्ड टू। तो करंट जो हो जाएगा चार्ज बाय टाइम, तो इतना चार्ज बाय टाइम कितना लग रहा है 1 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 3.2 into 10 to the power minus 3 कूलम पर सेकेंड।
यानी कि 3.2 इंटू 10⁻³ एम्पेयर यानी कि 3.2 मिली एम्पेयर। ये हो गया करंट का वैल्यू। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। चलिए अगला क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक current existing in a discharge tube is in a discharge tube is 2 microampere 2 microampere। How much charge is transferred? How much charge is transferred? Across a cross section, across a cross section of the tube in 5 minutes। ठीक है, क्या बोल रहा है भाई? इलेक्ट्रिक करंट है डिस्चार्ज ट्यूब में 2 माइक्रो एम्पेयर का। ठीक है, हाउ मच चार्ज इज ट्रांसफर्ड अक्रॉस ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में कितना चार्ज पास कर जाएगा? तो इसमें क्या है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी। आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻⁻6 एम्पेयर, और टाइम कितना दिया हुआ है, 5 मिनट। तो इसमें देखिए 2 इंटू 10⁻6 एम्पेयर क्या है, कूलम पर सेकंड, और 5 अब मिनट है 60 सेकंड, सेकंड कट गया तो ये 10 हो गया, 5 टू गया 10 और ये 600 यानी कि 6 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 2 कूलम, यानी 6 इंटू 10⁻⁻4 कूलम, यानी कि 0.6 इंटू 10⁻⁻3 कूलम, यानी कि 0.6 माइक्रो कूलम। 0.6 माइक्रो कूलम का चार्ज 5 मिनट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, सही है। माइक्रो को लिख दिए, मिली 10⁻³ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मिली कूलम। द करेंट through the wire depends on time t as I is equal to I0 plus अल्फा t। ठीक है, where I0 is equal to 10 एम्पेयर, अल्फा इज इक्वल टू 4 एम्पेयर पर सेकेंड। फाइंड द चार्ज क्रॉस्ड, find the charge crossed through a section of the wire, through a section of the wire in 10 seconds।
ठीक है, 10 सेकंड में कितना चार्ज क्रॉस किया है वायर से। द करंट थ्रू द वायर डिपेंड्स ऑन टाइम टी एल्स, ठीक है, उसका रिलेशन दिया हुआ है। फाइंड द चार्ज क्रॉस थ्रू द सेक्शन ऑफ द वायर इन 10 सेकंड। तो चार्ज क्रॉस तो आपको निकालने का है कि 10 सेकंड में कितना चार्ज पास किया है, और इक्वेशन दिया हुआ है करंट का। करंट का इक्वेशन क्या दिया हुआ है भाई? I इज इक्वल टू आई नॉट प्लस अल्फा टी, यही ना दिया हुआ है। तो ये क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई नॉट प्लस अल्फा टी। आई नॉट का देखिए वैल्यू फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा है। आई नॉट, आई भले चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये वाला आई नॉट चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको रेट ऑफ चेंज के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। आई नॉट का वैल्यू फिक्स है 10, लेकिन इसका वैल्यू चेंज होने के कारण इसको डी क्यू बाई डी टी, आई क्या है करंट, चार्ज बाई टाइम, तो डी क्यू बाई डी टी कर दिए, आई नॉट प्लस अल्फा टी। अब देखिए डी क्यू का जो वैल्यू हो जाएगा वो आई नॉट डी टी प्लस अल्फा टी डी टी हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू आई नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी टी प्लस अल्फा टी डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, आई नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाय 2। ये Q का वैल्यू हो गया। ये क्या है, आई नॉट। समझ में आ रहा है बात? ये इक्वेशन आ गया आपका चार्ज का टाइम के रेस्पेक्ट में, और यही तो निकालना है। फाइंड द चार्ज क्रॉस थ्रू सेक्शन ऑफ द वायर इन 10 सेकंड। तो टाइम 10 सेकंड दिया हुआ है, टी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, आई नॉट का वैल्यू 10, अल्फा का वैल्यू 4 एम्पेयर पर सेकंड डालिए और चार्ज का वैल्यू निकालिए जो कि कूलम में होगा। तो देखिए Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में क्या हो गया, Q का वैल्यू, आई नॉट का वैल्यू हम डालते हैं 10 और टाइम का वैल्यू डालते हैं भी 10, प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू 4 और t का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100 बाई 2 कितना हो गया 2। ये कितना हो गया 100 प्लस 200 यानी कि 300 कूलम। Q इज इक्वल टू 300 कूलम। A wire of length 1 meter and radius 0.1 millimeter and radius 0.1 millimeter has a resistance of 100 ohm, has a resistance of 100 ohm. Find the resistivity of the material. Find the resistivity of the material. रेजिस्टिविटी निकालने का क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ, रेडियस और रेजिस्टेंस दिया हुआ है। मेरे पास फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए है। तो R का वैल्यू 100 ओम, रेजिस्टिविटी का वैल्यू निकालना है, L का वैल्यू 1 मीटर, रेडियस दिया हुआ है 0.1 लेकिन यहाँ एरिया है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर का वैल्यू 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर ये -4 ना हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -8 ये हो गया मीटर स्क्वायर इसका एरिया। ठीक है, तो हम लोग R इज इक्वल टू डालते हैं रो एल बाई ए। रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर ए बाई एल। आर का वैल्यू कितना है 100, ए का वैल्यू कितना है पाई इंटू 10 टू द पावर -8 और लेंथ का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा पाई इंटू 10 टू द पावर -6।
हाँ, और इसका यूनिट क्या होता था, ओम मीटर ना। देखिए रेजिस्टेंस का क्या होता था, इसका 100 क्या है, ओम है, एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर है, लेंथ का क्या है, मीटर है, तो ये क्या हो गया, ओम मीटर, पाई इंटू 10⁻⁻⁶ ओम मीटर, है ना, हो गया। उसको लिखिएगा। तो ये रजिस्टिविटी का आपका वैल्यू आ गया, यही तो निकालने का है। चलिए क्वेश्चन और लिखेंगे। A uniform wire of resistance 100 ohm is melted and recast in a wire of length double that of the original, what would be the resistance of the wire? What would be the resistance of the wire? ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई, एक यूनिफॉर्म वायर है, रेजिस्टेंस 100 ओम का, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट, उसको मेल्ट किया जाता है और रिकास्ट किया जाता है, और उसका लेंथ को डबल कर दिया जाता है ओरिजिनल लेंथ से। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, अब उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो रिकास्ट किया गया है उसको मेल्ट करके, तो उसका वॉल्यूम में भी चेंज आएगा क्या, वॉल्यूम में तो चेंज नहीं आएगा। अब वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ, मान लीजिए अभी लेंथ कम है, बाद में लेंथ को दुगना कर दिया जाता है उससे, तो लेंथ यदि लंबा होगा तो एरिया उसका घट जाएगा, लेकिन एरिया इनटू लेंथ जो कि वॉल्यूम है वो तो चेंज नहीं होगा, वो मटेरियल तो वही मटेरियल रहेगा बाद में भी, गलने के बाद भी, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा मेल्ट होने के बाद भी, और वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ। इफ melted volume remains same, ठीक है, यानी कि एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए पहले एरिया था A1, ठीक है, अब बाद में लेंथ कितना था उसका उस समय L1, और बाद में मेल्ट होने के बाद, तो इसको ऐसे लिखिए, वॉल्यूम बिफोर मेल्टिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर मेल्टिंग। वॉल्यूम बिफोर मेल्टिंग क्या था, एरिया इंटू लेंथ, इसका क्या होगा एरिया A2 इंटू लेंथ, इसका क्या बता रहा है डबल इससे, यानी 2L1, यानी L1 कट गया, तो A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A1/2। जो फाइनल एरिया होगा वो इनिशियल वाले एरिया का आधा होगा, यही ना मतलब हुआ, ठीक है। अब देखते हैं कि यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम है ना, 10 ओम है, 100 ओम, ठीक है 100 ओम। तो ये 100 ओम है इसका वायर का रेजिस्टेंस, तो R इज इक्वल टू ρL/A पता है हमको। अच्छा रेजिस्टेंस कितना है 100, रेजिस्टिविटी तो मेल्ट होने के बाद या पहले जो भी है सेम रहेगा, L मान लीजिए L1 था और एरिया कितना था इसका A1,
यही ना था रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में, लेंथ उसका L1 और एरिया इसका A1, ठीक है। अब क्या है, हाँ तो उसके बाद क्या किया गया कि उसको मेल्ट करने के बाद वो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बोल रहा है मेल्ट होने के बाद, यानी कि यहाँ से देखिए एक चीज़ निकलेगा, रो इज इक्वल टू 100 A1/L1 हो गया रो का वैल्यू। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू आफ्टर मेल्टिंग का ना बोल रहा है, आफ्टर मेल्टिंग R इज इक्वल टू रो L2/A2, यही ना होगा, यही ना निकलेगा रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है रो L2/A2। अच्छा रो का जो वैल्यू है वो तो फिक्स है, इसको लिख देते हैं 100 A1/L1। अच्छा ये जो लेंथ L2 है वो क्या था आपका, दुगना था L1 का, L2 क्या था, दुगना था L1 का ना, 2 टाइम्स L1। और एरिया जो था वो क्या था, उसका आधा था A1/2, A1/2। समझ में आ रहा है बात, L1 कट गया, A1 कट गया, ये 2 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 4 और ये 400, ये 400 ओम हो जाएगा रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है बात, कैसे किए हम लोग जो किए हैं यहाँ पे कि वायर था 100 ओम का, जिसको मेल्ट करके उसको लेंथ को उसको डबल कर दिया गया, तो एरिया इंटू लेंथ कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम बिफोर मेल्टिंग इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर मेल्टिंग, और वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, और ये यानी कि ये वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ क्या है, कांस्टेंट है आपका। अब द एरिया इंटू लेंथ A1 L1 इक्वल टू L2 A2 इज इक्वल टू 2L1 और A2 इज इक्वल टू क्या किया, A1/2 कर दिया, ये एरिया निकल गया फाइनल एरिया। और रेजिस्टेंस का वैल्यू रो L/A होता है, तो रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में 100 था, तो इसका लेंथ स्टार्टिंग में L1 था, A1 उसका उस समय एरिया था, तो रो का वैल्यू निकाले, और रो का वैल्यू यहाँ पर डाल के L2 और A2 का वैल्यू डालें A1 A2 के टर्म में, मतलब L1 और A2 के टर्म में, और उससे निकाल लिया R का वैल्यू। समझ में आ रहा है बात, ये कैसे हो रहा है, इसको अच्छा से देखिए, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन एक है, व्हाट लेंथ ऑफ ए कॉपर वायर, व्हाट length of a copper wire of cross sectional area of cross sectional area 0.01 millimeter square, 0.01 millimeter square will be needed to prepare, will be needed to prepare a resistance of 1 kilo ohm, 1 kilo ohm, resistivity of copper, resistivity of copper is equal to 1.7 into 10 to the power -8 ohm meter। क्या है भाई, व्हाट लेंथ ऑफ ए कॉपर
What length of a copper wire of cross sectional area 0.01 millimeter square will be needed to prepare a resistance of 1 kilo ohm resistivity of copper। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेंथ ऑफ ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितना लेंथ ऑफ कॉपर वायर इतना क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी नीडेड टू प्रिपेयर रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम। ठीक है, तो इसमें तो कोई खास नहीं लग रहा है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, लेंथ हमको बताना है कि कितना होगा, रेजिस्टेंस हमको चाहिए 1 किलो ओम, एरिया दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, ठीक है, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो मेरे पास 3 चीज़ें दिया ही हुआ है इस चार में, रो एल बाई ए, तो कोई भी 3 चीज़ देगा तो चौथा निकल जाएगा। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल, आर ए बाई रो। अच्छा, यही लेंथ निकालने का है ना। रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 किलो ओम, तो 1 किलो यानी कि 1000 ओम, 1000। एरिया का वैल्यू 0.1, इसको ऐसे लिखते हैं 1 × 10⁻³ एरिया का वैल्यू कितना है 0.01 × 10⁻³ मीटर का स्क्वायर। ठीक है, और रेजिस्टिविटी का वैल्यू 1.7 × 10⁻⁸। सही है। अब देखिए ये क्या होगा, इसको 1/1.7 कर दें और ये 10⁻³ और ये जो है नीचे आएगा तो 100 हो जाएगा, तो ऊपर आएगा तो -2, और ये क्या है -6 है ना, तो ये क्या हो जाएगा -6। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा -8, जब ऊपर जाएगा तो +8, 8 9 10 11 6 7 8 3 हो गया। 1/1.7 × 10⁻11 11 6 7 8, तो ये कितना हो गया 3, यानी कि 1000/1.7 मीटर, यही होगा। चलिए इसका निकाला जाए। 1000 डिवाइडेड बाय 1.7 कितना हो जाएगा 588.235 मीटर, 588.235 मीटर, यही लेंथ होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको देखा जाए इसका आंसर। Find the current supplied by the battery find the current supplied to the battery in the circuit shown in figure, in the circuit shown in figure। चलिए एक फिगर बनाते हैं, फिगर उधर बनाया जाए। तो हमको क्या करना है, करंट निकालना है सर्किट में, यदि रेजिस्टेंस इस तरह से है तो रेजिस्टेंस को हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया
तो उसके बाद हमको पोटेंशियल से हम लोग क्या करेंगे, वी बाई वी इज इक्वल टू आर आई होता है, तो पोटेंशियल उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो पोटेंशियल से डिवाइड कर देंगे तो उससे हम लोग करंट निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 3 रजिस्टर तो आपको लग रहा है कि ये पैरेलल है। इसका बात है कि ये पैरेलल में है कि सीरीज में है, थोड़ा देख के लग रहा है अलग टाइप का। तो हम हमेशा बताएं कि जब भी पैरेलल और सीरीज देखना हो तो आपको देखना है कि करंट यदि सेम जा रहा होगा तो वो हो जाएगा आपका सीरीज में, और यदि पोटेंशियल सेम रहेगा तो वो हो जाएगा पैरेलल में। तो देखिए ये रजिस्टर का जो पोटेंशियल है, ये रजिस्टर का भी पोटेंशियल सेम है कि नहीं, ये वाला एंड इससे कनेक्टेड है और ये वाला एंड इससे कनेक्टेड है। तो इस तरह से चाहे रखिए चाहे इस तरह से इसको बना के रखिए, सेम बात हो गया ये, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल सेम है और सब का पोटेंशियल सेम है, यानी चारों का पोटेंशियल सेम हो गया। चारों का पोटेंशियल सेम हो गया तो चारों का चारों किस में हो गया, पैरेलल कनेक्टेड हो गया, ठीक है। पैरेलल कनेक्ट होने के लिए आपको ये देखना होगा पोटेंशियल सेम है कि नहीं। पोटेंशियल सबका सेम है, सबका देखा जाए चारों का एक साइड में पोटेंशियल सेम है, क्योंकि सब तार से कनेक्टेड है, तो तार से कनेक्टेड वाला का पोटेंशियल सेम होता है, इधर साइड वाला सबका पोटेंशियल सेम होता है। तो सबका पोटेंशियल सेम होने के कारण ये पैरेलल में हो गया, ठीक है। अब जब पोटेंशियल सेम हो गया तो लिखते हैं इसमें ऑल द 4 रजिस्टर हैव सेम पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है, सबका सेम है, इसीलिए 1/R इक्विवेलेंट 1/12 1/12 1/12 1/12 यही ना होगा, यानी कि 4/12 1/R इक्विवेलेंट, यानी कि 1/3। R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आया, 3 ओम। यानी कि ये पूरा चीज को हम एक रजिस्टर से हटाएंगे तो उस रजिस्टर का वैल्यू मात्र 3 ओम होगा, ठीक है। सीरीज में बताया था क्या कि जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा, तो इसमें सब बराबर है तो सब में छोटा कोई मान लिया 12 सबसे छोटा है, तो 12 से भी छोटा यानी कि 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये 3 ओम आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया। अब हमको क्या करने का है कि करंट निकालना है। तो करंट निकालना है, मेरे पास क्या होता है, V इज इक्वल टू आर आई इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई आर। अब V कितना है, V कितना है आपका 3, और R का वैल्यू कितना है 3, यानी कि 1 एम्पेयर करंट। I इज इक्वल टू 1 एम्पेयर, यही तो आंसर है आपका, ठीक है। यही तो करंट निकालना है, यानी कि यहाँ से जो करंट निकलेगा वो 1 एम्पेयर का निकलेगा, भले सब में बढ़ते जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, इस फिगर के साथ इसको उतार लीजिएगा। अगला सवाल हम लोग अभी लिखेंगे। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between the points A and B, between the points A and B, ठीक है, of the network shown in figure, of the network shown in figure, ठीक है। चलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का इस फिगर का, ठीक है। चलिए इसको देखिएगा। तो कहानी यहाँ पे ये है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ के बीच में, A और B के बीच में। तो कैसे किया जाए, ठीक है, देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग कि सीरीज़ में है, पैरेलल में है, करंट भी सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग करते क्या हैं कि लास्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको
पार्ट बाय पार्ट तोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्या कि करंट भी देख रहे हैं कि किसी में सेम नहीं जा रहा है, करंट भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पोटेंशियल भी सेम नहीं है, तो कैसे किया जाए? सबसे पहले लास्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, उससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला चीज़, ये 4 ओम है और ये है 2 ओम, ठीक है। 4 और 2 ओम, ये दोनों किस में है? ये दोनों सीरीज में है कि नहीं? क्योंकि जो करंट यहाँ से जाएगा वही करंट इससे भी जाएगा, तो ये दोनों सीरीज में आ गया। ये दोनों सीरीज बन के हो गया 6 ओम, और 6 ओम और 3 ओम दोनों क्या होगा? इस टाइप से हो जाएगा। ऐसा देखिए, ये 3 ओम और इसको अधिक कर दिया जाए तो ये 6 ओम हुआ कि नहीं हुआ? इसको 6 ओम बना दिया गया। अब चूंकि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम है, तो ये दोनों तो पैरेलल में आ गया कि नहीं आ गया? बाकी अभी तक आपका क्या है? सेम है। देखिए हम आपको समझाने के लिए इतना सारा फिगर बना रहे हैं, ठीक है, नहीं तो उतना फिगर कोई बनाता नहीं। ए, ठीक है, तो ये हो गया बी, ये 4 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम, ठीक है। तो अब ये 3 ओम और 6 ओम जो होगा वो क्या होगा? पैरेलली कनेक्टेड है। तो पैरेलली कनेक्टेड है तो इसको किया जाए 1/r इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, 1/3 1 प्लस 1/2, 1/3 2 2 प्लस 1 3/3 यानी कि 1/2, 1/r की वैल्यू। तो r का वैल्यू कितना आया? 2 ओम आया। यानी कि इसके जगह पे अब कितना आ गया? 2 ओम। और इसके जगह पे अब कितना आया था? 6 ओम, ठीक है। अब इसके जगह पे क्या आ गया? 2 ओम। तो अब आपका कनेक्शन ऐसा हो गया, 3 ओम, और आपके पास ये कितना था? 4 ओम, और ये कितना था? 2 ओम आया ना इसका, 2 ओम, और इधर से तो आपका निकला ही हुआ था ऐसा, और ये ऐसा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब इसको देखा जाए, ये दोनों फिर क्या है? किसमें है? सीरीज में है, यानी कि टोटल इसका कितना हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा ये। तो मेरे पास कितना बचेगा? इसके बाद इस फिगर की तरफ आगे बढ़ते हैं, इस फिगर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो मेरे पास कितना बचा? 4 ओम तो है, 3 ओम तो है, अब वो सब मिलके क्या बन गया? 6 ओम। तो ये 6 ओम हो गया, यहाँ तक था। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो 1/3 1/6 फिर आ गया, इससे पहले था, तो ये सब मिला के फिर कितना हो जाएगा? फिर 2 ओम हो जाएगा, और फिर 2 ओम और 4 और 2 ओम क्या हो जाएगा? सीरीज में आ जाएगा। फिर क्या बच जाएगा? ये अगला में ये कितना हो जाएगा? ये 4 ओम हो गया, और ये सब मिला के कितना आया? 2 ओम आया, और ये फिर कनेक्ट हो गया ए और बी, तो ये टोटल मिलकर कितना हुआ? 6 ओम। समझ में आ रहा है बात? यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ गया? 6 ओम। यही आंसर हो गया आपका, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बात कि हम लोग रजिस्टर को कैसे सॉल्व किए। उतना सारा रजिस्टर लगा हुआ था, उसको इक्विवेलेंट रजिस्टर बनाने का था हमको, तो हम लोग सबसे लास्ट से तोड़ना स्टार्ट किए और हम लोग का आंसर आके 6 ओम पर रुक गया। चलिए इसको क्या कीजिएगा ना कि पॉइंट वाइज पॉइंट कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि ए बी यहाँ लिख दिए, सी डी ई एफ जी एच ऐसे करके लिख दीजिएगा, और उसका लिखा रेजिस्टेंस बिटवीन जी एंड एच इज 6 ओम जो आया, एज दे आर इन 4 ओम एंड 2 ओम इज इन सीरीज। उस तरह से जब यहाँ पे आया तो एक पॉइंट लिखें, और उसके बाद वहाँ पे लिख दिए कि ये दोनों मिलके कितना आया? 2 ओम आया। पॉइंट का जिक्र कर दिएगा, लाइन बाय लाइन इसको स्टेप बाय स्टेप करके लिख सकते हैं, या फिगर में बना के लिख सकते हैं, आपका जैसा मर्जी। चलिए एक सवाल है, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, फाइंड द
effective resistance between the points A and B, between the points A and B in figure, ठीक है, फिगर बनाएंगे अभी, ठीक है। फिगर बड़ा अच्छा है, थोड़ा सा खतरनाक है, लेकिन खतरनाक सवाल तो अब तो बना ही सकते हैं हम लोग अब। बस इतना ही खतरनाक है, ज़्यादा खतरनाक है। ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने का, ठीक है। ए और बी के बीच में कैसे बनाया जाए, जो पिछला पढ़े हैं उसी के आधार पर बनाएंगे हम लोग। ताकि ए और बी के बीच में निकालना है तो ये वाला सब आ रहा है, उसके बाद सब ब्रांच में टूटते जा रहा है। तो हम लोग सबसे लास्ट इधर से जाते हैं और इसमें देखते हैं कि इसके बाद इधर कुछ नहीं है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये 3 ओम और 3 ओम जो भी करंट इसमें आएगा या इसमें आएगा वो दोनों में पास करेगा, यानी कि ये सीरीज़ में है। और सीरीज़ वाला ये सब मिल के क्या बन जाएगा, 6 ओम। तो ये सब जो मिल के क्या बना, 6 ओम बन गया, ठीक है। अब 6 ओम और 6 ओम दोनों क्या आ जाएगा, पैरेलल में। तो हम लोग निकालते हैं 1/R, इसको पहले कर देते हैं, इसका बड़ा फिगर लेकिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम लोग 6 ओम और 6 ओम कर देते हैं, ऐसा हमको लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। पहले द रेजिस्टेंस बिटवीन A and E is R is equal to 3 + 3 यानी कि 6 ओम। Now 6 ohm resistor and 6 ohm resistor on line AE is in parallel हो गया। ये 6 ओम और ये 6 ओम पैरेलल हो गया। तो 1/R इज इक्वल टू 1/6 + 1/6 यानी कि 2/6 यानी कि 1/3, यानी कि R का वैल्यू कितना हो गया, 3 ओम। अब ये 3 ओम, अब अगला लाइन में पहला, नाउ 3 ओम
रजिस्टर ऑन लाइन रजिस्टर एंड 3 ohm रजिस्टर ऑन लाइन ED इज इन सीरीज। ठीक है, ये सब अब पूरा मिलके कितना बन रहा है, 3 ohm बन रहा है। और 3 ohm और ये 3 ohm क्या हो गया, सीरीज में आ गया ED वाला। तो इसको हम लोग करेंगे R इज इक्वल टू 3 + 3 यानी कि 6 ohm। अब 6 ohm आ गया, यहाँ तक अभी तक 6 ohm आ चुका है, ये पूरा हट चुका है, ये वाला पूरा बचा हुआ है अभी। ठीक है, अब 6 ohm और 6 ohm फिर क्या है, पैरेलल में है। अगेन 6 ohm एंड रजिस्टर 6 ohm ऑन लाइन AD इन पैरेलल। सो 1/R इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू सीरीज में है तो 6 × 6/6 + 6 यानी कि 36/12 यानी कि 3 ohm। ठीक है, अब यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक 3 ohm हो चुका है। ठीक है, अब 3 ohm और 3 ohm ये मिलके क्या बन जाएगा, 6 ohm। हम लिखते हैं अब अगेन 3 ohm रजिस्टर एंड 3 ohm रजिस्टर ऑन लाइन DC इन सीरीज। सो R इज इक्वल टू 3 + 3 यानी कि 6 ohm। अब यहाँ तक बन गया है 6 ohm। अब ये 6 ohm और ये 6 ohm क्या है, पैरेलल में है। नाउ 6 ohm and 6 ohm register on line AC in parallel. So R is equal to 6 × 6/6 + 6 36/12 यानी कि 3 ohm। ठीक है, अब यहाँ तक 3 ohm आ चुका है। अब ये 3 ohm और 3 ohm क्या है, फिर सीरीज में है। फिर नाउ 3 ohm and 3 ohm रजिस्टर ऑन लाइन BC इन सीरीज। सो R इज इक्वल टू 3 + 3 यानी कि 6 ohm। अब 6 ohm यहाँ तक आ चुका है और ये तीनों में अलग है। तो ये पूरा चीज़ जब करेंगे लास्ट में तो ऐसा हो जा रहा है। इस फिगर को यहाँ पे बना रहे हैं, ऐसा आ रहा है 3 ohm का A और B के बीच में, और ऊपर कितना आ रहा है आपका 6 ohm। ठीक है, यही ना आ रहा है। अब A B के बीच में निकालना है तो ये दोनों तो पैरेलल में है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, सबसे लास्ट वाला पॉइंट इसके बाद 1/R इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट, या R टोटल कर दीजिए। R टोटल डायरेक्टली करिए तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 3/6 + 3 18/9 यानी कि 2 ohm। तो R टोटल कितना आ गया, 2 ohm। यही आंसर हो गया, 2 ohm। इसको लिखिएगा।